आज हम लोग साइंस का चैप्टर 4 आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। ये चैप्टर था मटेरियल्स को सॉर्ट आउट करना, उनको सॉर्टिंग करना, उनको क्लासिफाई करना, उनकी ग्रुपिंग करना, उनको अलग अलग ग्रुप्स में बांटना, इसी पर चैप्टर बेस्ड ऑन है। लास्ट क्लास में हमने आपको पढ़ाया था कि आखिर हम लोग मटेरियल्स को क्यों ग्रुपिंग करते हैं, क्यों उनकी सॉर्टिंग करते हैं, उसको क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, अलग अलग क्लासेस में ग्रुप्स में क्यों बांटते हैं और कैसे बांटते हैं, इसके बेसिस पर भी चर्चा किया था। और उसी समय यह बताया था कि मटेरियल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। जो 10 प्रॉपर्टीज यहाँ पर अभी आपको दिख रही होंगी बोर्ड पे लिखी हुई, ये 10 की 10 प्रॉपर्टीज के ऊपर हमने उस दिन चर्चा किया था, इनकी लिस्टिंग की थी और ये आपसे कहा था कि जब हम अगली क्लास में आएंगे इन प्रॉपर्टीज को 1 बाय 1 हम लोग थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे, इनके बारे में जानेंगे। तो पहली जो प्रॉपर्टी है मटेरियल्स की वो है अपीयरेंस। अपीयरेंस का अर्थ होता है कि कोई चीज़ देखने में हमको कैसी दिखती है। तो अलग अलग जो मटेरियल्स है वो हमको देखने में अलग अलग दिखती है और अलग अलग दिखने के कारण ये है उनका शेप अलग होता है, उनका साइज अलग होता है, उनका कलर अलग होता है। शेप साइज एंड कलर ये मिल करके उनके अपीयरेंस को डिफरेंट बनाते हैं। कई बार जो उनकी डिज़ाइन होती है वो उनका जो स्टाइल होता है, उनका जो स्ट्रक्चर होता है, उनका जो क्या कहते हैं उसको टेक्सचर होता है, वो एक डिफरेंट अपीयरेंस क्रिएट करता है। तो ऑब्जेक्ट्स जो है, मटेरियल्स जो है अलग अलग अपीयरेंस रखते हैं, उसके पीछे इतने सारे फैक्टर्स जिम्मेदार हैं। यहाँ पर हम अपीयरेंस को लेकर के जिस बात पर चर्चा करने वाले हैं वो है लस्टर। लस्टर का अर्थ होता है चमक, LUSTR, लस्टर का अर्थ होता है चमक। यानी कि किसी भी मटेरियल को जब आप रब करते हैं, उसको घिसते हैं या फिर उसको काटते हैं, से फॉर एग्जांपल एक मटेरियल है, इसको हम काटते हैं, काटने के बाद ये जो कट पोर्शन आता है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया जहाँ पर कटिंग हुई है, ये जो शाइन करती है, जो चमकती है, उसी के शाइनिंग, उसी के चमक को हम लोग कहते हैं लस्टर। या फिर किसी चीज़ को लेकर के हम दूसरे मटेरियल से या सैंड पेपर से ऐसे उसको रब करते हैं, ग्राइंड करते हैं। रब करने के बाद, ग्राइंड करने के बाद यहाँ पर एक चमक नजर आती है, एक शाइनिंग नजर आती है, उसी चमक, उसी शाइनिंग को कहते हैं लस्टर। तो इस हिसाब से लस्टर के हिसाब से मटेरियल्स दो तरह के होते हैं, लस्ट्रस मटेरियल्स एंड नॉन लस्ट्रस मटेरियल्स। यानी कि लस्ट्रस मटेरियल्स वो मटेरियल्स हैं जिनको किसी चीज़ से घिसने पर, ग्राइंड करने पर या रब करने पर उसमें लस्टर पैदा होता है, या फिर उनको काटने पर जो कट पोर्शन है, जो कट मार्क है, वहाँ पर एक शाइनिंग नजर आती है, लस्टर नजर आती है। ऐसे ही मटेरियल्स को लस्ट्रस मटेरियल्स कहते हैं। इनके एग्जांपल्स हो गए ऑल मेटल्स, जितने भी तरह के मेटल्स हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, आयरन है, सारे मेटल्स लस्ट्रस होते हैं। जनरली मेटल्स में जो लस्टर होता है वो सिल्वरी वाइट होता है। आपने आयरन के कट मार्क को देखा होगा या फिर आयरन के जो फीलिंग्स होते हैं उनको देखा होगा, आयरन को घस करके देखा होगा, नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, उसमें सिल्वरी वाइट लस्टर नजर आएगी। लेकिन गोल्ड में एक अलग तरह का दिखता है, कॉपर में एक अलग तरह का लस्टर दिखता है, पर लस्टर तो दिखता है। देन है ग्रेफाइट, डायमंड। ग्रेफाइट और डायमंड ये कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं और कार्बन नॉन मेटल होता है, मेटल नहीं होता है। यानी कि कार्बन की ये दो एलोट्रॉप्स, ग्रेफाइट एंड डायमंड, ये मेटल नहीं होने के बावजूद भी, नॉन मेटल्स होने के बावजूद भी इनमें एक लस्टर पाया जाता है, यह भी लस्ट्रस मटेरियल्स हैं। देन जेम्स एंड पर्ल्स मोती, उनमें भी एक तरह का लस्टर होता है। जिन मटेरियल्स में लस्टर नहीं होता उनको ग्राइंड करने के बाद, उनको रब करने के बाद उसमें कोई लस्टर नहीं दिखता, उनको काटने के बाद उनके कट मार्क पर, कट पोर्शन पर, कटिंग एरिया पर कोई लस्टर नहीं दिखता, उन मटेरियल्स को हम कहते हैं नॉन लस्ट्रस मटेरियल्स। नॉन लस्ट्रस मटेरियल्स, नॉन लस्ट्रस मटेरियल्स के एग्जांपल्स हो गए, मोस्ट नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस।
ज़्यादातर जो नॉन मेटल्स हैं वही ग्रेफाइट और डायमंड को छोड़ दें तो बाकी जितने भी सारे नॉन मेटल्स बच जाते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं जी, नॉन लस्ट्रस होते हैं। देन है एक आयोडीन भी नॉन मेटल होता है, वो लस्ट्रस होता है ना। तो ग्रेफाइट, डायमंड, आयोडीन इनको छोड़ दें तो बाकी के सारे नॉन मेटल्स कर देंगे नॉन लस्ट्रस हो जाएंगे। ऑल गैसेस, सभी तरह के जो गैसेस होते हैं वो नॉन लस्ट्रस होते हैं, उनमें कोई लस्टर नहीं होता है। अब बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी की, हार्डनेस, कठोरता। हार्डनेस के आधार पर मटेरियल्स फिर से दो तरह के हो गए, हार्ड मटेरियल्स एंड सॉफ्ट मटेरियल्स। हार्ड मटेरियल्स के एग्जांपल्स हो गए स्टोन, डायमंड एंड सो ऑन। सॉफ्ट मटेरियल्स के एग्जांपल्स हो गए टॉक, जिससे कि टेल्कम पाउडर बनता है, तो उससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये सॉफ्ट होता है। अब क्वेश्चन रह जाता है कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारे पास जो गिवन मटेरियल्स हैं वो हार्ड है या सॉफ्ट है। तो से फॉर एग्जांपल कि हमारे पास ये जो गिवन मटेरियल्स है, हमको डिसाइड करना है कि इसमें से कौन हार्ड है और कौन सॉफ्ट है। डिसाइड करने का एक ही तरीका है कि इन दोनों मटेरियल्स को एक साथ ऐसे रब किया जाए, घसा जाए, घिसा जाए। जब इनको रब करेंगे, जो घिस जाएगा वो सॉफ्टर है, जो घिस देगा वो हार्डर है। से फॉर एग्जांपल स्टोन और वुड ले लेते हैं। अगर स्टोन को और वुड को, पत्थर को और लकड़ी को आपस में जब ऐसे हम रगड़ेंगे, घसेंगे, घिसेंगे उसको, तो क्या होगा कि पत्थर का तो बेचारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन पत्थर की वजह से लकड़ी के ऊपर कोई स्क्रैच जरूर आ जाएगा, घिसने का कोई ना कोई एक निशान जरूर आ जाएगा। इसका अर्थ ये है कि स्टोन हार्डर है और वुड सॉफ्टर है। इसी तरह किसी भी दो मेटल को जब हम आपस में रब करेंगे, जो घिस देगा वो हार्डर होगा, जो घिस जाएगा वो सॉफ्टर होगा। तो इस तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन हार्डर है, कौन सॉफ्टर है। एक चीज़ और है, हार्डर मटेरियल सॉफ्टर मटेरियल को सिर्फ घिसता ही नहीं है, सिर्फ उसके ऊपर स्क्रैच ही नहीं लगाता है, बल्कि कई बार उसको काट भी देता है। डायमंड जो है ग्लास की तुलना में ज़्यादा हार्डर है, इसीलिए डायमंड ग्लास को काट भी देता है। तो हार्डर मटेरियल क्या करता है, सॉफ्टर मटेरियल को रब कर देता है, या फिर स्क्रैच कर देता है, या फिर उसको काट देता है, यानी कि कुछ न कुछ मार्क उसको दे ही देता है। तो जो मार्क दे देता है वो हार्डर है, जिसको मार्क खा लेता है वो है सॉफ्टर। इस तरह से डिसाइड करेंगे। देन हम बात करते हैं सॉल्युबल और इनसॉल्युबल की। सॉल्युबिलिटी जो होती है एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो मटेरियल किसी लिक्विड में, खासकर वाटर में, आसानी से डिजॉल्व हो जाती है, घुल जाती है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं सॉल्युबिलिटी। तो जो मटेरियल, ये तो गई प्रॉपर्टी की बात सॉल्युबिलिटी की, कि सॉल्युबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच अ मटेरियल गेट्स डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड। सॉल्युबिलिटी एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी के कारण कोई भी मटेरियल किसी लिक्विड में डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है। सॉल्युबल मटेरियल उन मटेरियल्स को कहते हैं जो इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, किसी लिक्विड में सॉल्युबल होते हैं, और जो डिसॉल्व नहीं होते वो इनसॉल्युबल होते हैं। सॉल्युबल का अर्थ हो गया जो घुल जाएगा किसी लिक्विड में, डिसॉल्व हो जाएगा। इनसॉल्युबल का अर्थ है जो मेटल किसी लिक्विड में नहीं डिसॉल्व होगा, नहीं घुलेगा। तो सॉल्युबल मेटल्स की अगर बात करें तो एग्जांपल्स में शुगर, सॉल्ट, लेमन जूस, अल्कोहल, ये सारे के सारे वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो इसलिए वाटर के सेंस में सारे क्या हो गए, सॉल्युबल मेटल्स हो गए। इनसॉल्युबल मेटल्स वो मेटल्स होते हैं जो किसी लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होते। तो अभी हम वाटर के सेंस में बात कर रहे हैं, तो सॉइल है, सैंड है, ऑयल है, घी है, ये सारे वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो इन द सेंस ऑफ वाटर ये इनसॉल्युबल मेटेरियल्स हो गए। हो सकता है जो चीज़ वाटर के लिए सॉल्युबल है वो केरोसिन के लिए, पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए या किसी और लिक्विड के लिए सॉल्युबल ना हो सकता है कि जो चीज़ वाटर के लिए इनसॉल्युबल है वही चीज़ किसी अदर काइंड ऑफ लिक्विड के लिए सॉल्युबल हो। तो लिक्विड्स के अनुसार ये सॉल्युबिलिटी और इनसॉल्युबिलिटी बदलती रहती है।
तो यहाँ पर एक लिक्विड में कोई एक लिक्विड भी डिजॉल्व हो सकता है, एक लिक्विड में कोई गैस भी डिजॉल्व हो सकता है, एक लिक्विड में कोई सॉलिड भी डिजॉल्व हो सकता है। यानी कि मैटर के जो 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस, तो सॉलिड भी लिक्विड में डिजॉल्व हो सकता है, लिक्विड भी लिक्विड में डिजॉल्व हो सकता है, गैस भी गैस में डिजॉल्व हो सकता है। तो ये सॉल्युबिलिटी की पॉसिबिलिटी इन तीनों ही स्टेट्स ऑफ मैटर के पास है। तो जो सॉलिड्स किसी लिक्विड में डिजॉल्व हो जाते हैं उनको सॉल्युबल सॉलिड्स कहते हैं, और जो सॉलिड्स किसी लिक्विड में डिजॉल्व होते हैं उनको इनसॉल्युबल सॉलिड्स कहते हैं। जो लिक्विड किसी लिक्विड में डिसॉल्व हो जाते हैं उन दोनों ही लिक्विड्स को, एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में जो डिजॉल्व हो जा रहे हैं, इन दोनों ही लिक्विड्स को हम कहते हैं मिसिबल लिक्विड्स। और अगर एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होता है तो इन दोनों ही लिक्विड्स को हम कहते हैं इमिसिबल लिक्विड्स। Miscible liquids are liquids which gets dissolved in each other, and immiscible liquids are liquids which does not get dissolved in each other. Miscible liquids वो होते हैं जो एक दूसरे में डिजॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं। immiscible liquids वो होते हैं जो एक दूसरे में डिजॉल्व नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर एंड लेमन जूस। लेमन जूस नींबू का जो रस है वो भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, ये दोनों आपस में डिजॉल्व हो जाते हैं, तो लेमन जूस एंड वाटर मिसिबल लिक्विड्स हो गए। बट ऑयल भी लिक्विड है और क्या कहते हैं वाटर भी लिक्विड है। ऑयल और वाटर ये दोनों आपस में डिसॉल्व नहीं होते हैं, इसलिए ऑयल एंड वाटर आर इमिसिबल लिक्विड्स। ज्यादातर जो गैसेस होते हैं, अक्सर जो गैसेस होते हैं, यूं कहकर ऑलमोस्ट सारे के सारे जो गैसेस हैं वो किसी भी लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन कुछ हद तक पार्शियली सॉल्युबल भी होते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन है, वाटर में पार्शियली सॉल्युबल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर में पार्शियली सॉल्युबल होता है, लेकिन अदर गैसेस हैं वो वाटर में पार्शियली भी सॉल्युबल नहीं होते, क्वाइट इनसॉल्युबल होते हैं। अब हम बात करते हैं फ्लोटिंग और सिंकिंग की। फ्लोटिंग का अर्थ होता है तैरना और सिंकिंग का अर्थ होता है डूबना। यानी कि जब कोई एक सब्सटेंस किसी लिक्विड में डूब जाता है तो वो सिंकिंग हो गया, और नहीं डूबता है तो वो फ्लोटिंग हो गया। अब ये समझने वाली बात ये आ गई, दिमाग में क्वेश्चन यहाँ आपके आ रहा होगा कि कब कोई सब्सटेंस किसी लिक्विड में फ्लोट करता है और कब कोई सब्सटेंस किसी लिक्विड में सिंक करता है, यानी कि डूब सकता है। इसके लिए एक टर्म आपको समझने की जरूरत है, वो टर्म है डेंसिटी। क्या है वो टर्म? डेंसिटी। व्हाट इज डेंसिटी? मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज डेंसिटी। और फिर यहाँ पर क्वेश्चन राइज होगा कि व्हाट इज मास? कंटेंट ऑफ अ मैटर। फिर आपको दिमाग में आ रहा होगा कि व्हाट इज वॉल्यूम? स्पेस ऑक्युपाइड बाय द मैटर। स्पेस ऑक्युपाइड बाय ए मैटर इज कॉल्ड एज इट्स वॉल्यूम, है ना। चलो अब है मास। क्या होता है? किसी मैटर में कंटेंट कितना है, कितना कुछ समाया हुआ है, उसी को उस मैटर का मास कहा जाता है। और वॉल्यूम क्या है? कोई भी मैटर यानी कि पदार्थ, कोई भी मैटर जितना जगह घेरता है उसके द्वारा घेरे गए जगह को कहते हैं वॉल्यूम। स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ मैटर इज कॉल्ड एज इट्स वॉल्यूम। एक मैटर कितना स्पेस ऑक्युपाई करता है, कितनी जगह घेरती है, उसके द्वारा घेरे गए जगह को, स्पेस को हम लोग उसका वॉल्यूम कहते हैं। तो डेंसिटी क्या हो गया? मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज डेंसिटी। यानी कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, किसी भी मैटर के एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास समाया हुआ है, उसी को उस मैटर की डेंसिटी कहते हैं। ओके, अब है कि हर मैटर के पास अपनी डेंसिटी है। हर मैटर के पास अपनी अपनी डेंसिटी है। लाइटर डेंसिटी वाले जो मटेरियल्स हैं हैवियर डेंसिटी में फ्लोट करते हैं, और हैवियर डेंसिटी वाले जो मटेरियल्स हैं लाइटर डेंसिटी में सिंक करते हैं। यानी कि अगर हम बात करें वाटर की, तो ये लीजिए वाटर है ना, और वाटर के पास अपनी कुछ ना कुछ एक डेंसिटी है। इसमें हमने ले लिया मान लीजिए आयरन,
तो आयरन के पास भी अपनी एक डेंसिटी है। आयरन की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से अधिक होती है, इसलिए आयरन वाटर में डूब जाता है, सिंक कर जाता है। लेकिन कॉटन है तो कॉटन की भी अपनी एक डेंसिटी होती है, वाटर की भी अपनी डेंसिटी होती है। कॉटन की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती है, इसीलिए कॉटन वाटर के सरफेस पे फ्लोट करता है। आयल है, आयल की जो डेंसिटी है वाटर की डेंसिटी से कम होती है, इसीलिए आयल जो है वाटर के सरफेस पे फ्लोट करता है। यानी कि जिस किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी गिवन लिक्विड के डेंसिटी से कम है वो सब्सटेंस फ्लोट करेगा, और जिस किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी गिवन लिक्विड की डेंसिटी से अधिक है वो सब्सटेंस उस लिक्विड में डूब जाएगा, सिंक कर जाएगा। अब आपके दिल और दिमाग में क्वेश्चन राइज हो रहा होगा, यहाँ पर डेंसिटी अधिक और ज़्यादा की हम बात करें और अगर बराबर हो गई तब गिवन सब्सटेंस की अगर डेंसिटी गिवन लिक्विड की डेंसिटी के बराबर हो गई तब क्या होगा? अरे तभी भी वो सब्सटेंस उस लिक्विड में फ्लोट करेगा। पर कैसे, आइए इस सिचुएशन को अब हम लोग समझते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम की मदद से हम लोग समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक कोई वेसल है और इस वेसल में यहाँ पर वाटर भरा हुआ है। क्या भरा है? वाटर। ये है वाटर इस वेसल के अंदर, है ना। अब हम कोई एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है। अगर उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, ध्यान दीजिए ये वाटर का सरफेस है, ये वाटर का टॉप सरफेस है जहां तक वाटर इस वेसल में भरा हुआ है। अब कोई एक सब्सटेंस है जिस सब्सटेंस की जो डेंसिटी है इस वाटर की डेंसिटी से अधिक है। जैसे ही आप उस ऑब्जेक्ट को इसके अंदर डालेंगे वो ऑब्जेक्ट सीधा सिंक करते हुए इस वेसल के बॉटम में आ जाएगा, वहां से वो ऑब्जेक्ट सीधा यहाँ आ जाएगा, यानी कि वो सिंक हो गया, डूब गया। अब हम बात करते हैं एक ऐसे ऑब्जेक्ट की जिसकी जो डेंसिटी है वाटर के डेंसिटी के बराबर है। यहाँ एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसकी डेंसिटी इस वाटर के डेंसिटी के बराबर है। ये ऑब्जेक्ट क्या होगा? ऐसे यहाँ आएगा और यहाँ आकर के वो फ्लोट करेगा। ये ऑब्जेक्ट यहाँ फ्लोट करेगा। एक और हम ऑब्जेक्ट लेते हैं जिस ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है वो वाटर के डेंसिटी से कम है। तो जैसे ही आप इसको डालेंगे ये ऑब्जेक्ट यहाँ आकर के फ्लोट करेगा। अब जरा आप डिफरेंस देखिए कि जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से अधिक है वो सीधा सिंक करके इस वेसल के बॉटम में जाएगा, यानी कि यहाँ पर नीचे टेंदी में आकर के वो बैठ जाएगा, पूरी तरह से डूब जाएगा। लेकिन जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी के इक्वल होगा वो वाटर में फ्लोट करेगा, बट बिलो इट्स सरफेस। वाटर का जो सरफेस अभी मैंने बताया था ना, टॉप सरफेस, सबसे ऊपर का जो सरफेस है वाटर का वो ये है ना। इस सरफेस के नीचे फ्लोट कर रहा है, बॉटम में नहीं जा रहा है, और नीचे ये नहीं जा रहा है डूब करके, बिल्कुल नहीं जा रहा है, और नीचे नहीं जा रहा है, नहीं जाएगा, ये यही रहेगा, बट इस वाटर के सरफेस के बिलो रहेगा, उसके नीचे रहेगा और यहाँ पर फ्लोट करेगा। जबकि जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है फ्लोट वो भी करेगा, बट वाटर के सरफेस के ऊपर। देखिए वाटर के सरफेस के ऊपर है, यानी कि अबव द वाटर सरफेस है या बिलो द वाटर सरफेस है, या यूं कहिए अंडर द वाटर सरफेस है या अबव द वाटर सरफेस है। अब जिस किसी भी भाषा में बात कर ले, या जस्ट वाटर के सरफेस पर रहकर कैसे फ्लोट करेगा, या जस्ट वाटर के सरफेस के नीचे फ्लोट करेगा, और ये टोटली सिंक हो जाएगा। एक बार फिर से क्विकली रिवाइज, जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से अधिक होगी वो सीधा सिंक करके बॉटम में जाएगा, जिसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी इक्वल होगी वो बिलो द सरफेस ऑफ वाटर फ्लोट करेगा, और जिसकी भी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होगी वो अबव द सरफेस ऑफ वाटर फ्लोट करेगा। ये हो गई फ्लोटिंग और सिंकिंग। अब हम बात करते हैं
ट्रांसपेरेंसी की, है ना। इसकी बात करें ट्रांसपेरेंसी की, पारदर्शिता, तो यहाँ पर मटेरियल्स तीन तरह के हो गए, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपैक। ट्रांसपेरेंसी किसी भी मेटल की वो प्रॉपर्टी होती है जिस प्रॉपर्टी की वजह से उस मेटल के आर पार लाइट पास हो जाती है, लाइट पासेस अक्रॉस इट। या फिर ट्रांसपेरेंसी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिस प्रॉपर्टी की वजह से किसी ऑब्जेक्ट के आर पार हम क्लियरली देख सकते हैं, क्लियरली विजिबल होता है, तो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। उसी प्रॉपर्टी के आधार पर मेटल्स तीन तरह के होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपैक। ट्रांसपेरेंट मेटल्स वो मेटल्स होते हैं जिसके थ्रू लाइट कंप्लीटली पास हो जाती है, यानी कि जिसके आर पार हमको क्लियरली दिखाई देता है। ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसके थ्रू लाइट पास तो होती है बट पार्शियली, यानी कि पूरी लाइट नहीं पास करते, कुछ लाइट पास करते, कुछ लाइट पास नहीं करती है, यानी कि जिस मेटल का आर पार हम साफ साफ क्लियरली नहीं देख पाते, देख तो पाते हैं पर साफ साफ क्लियरली नहीं देख पाते, थोड़ा सा धुंधला दिखाई देता है। ऐसे मेटल्स को कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स। ओपैक मटेरियल्स वो मटेरियल्स होती है जिसके आर पार लाइट बिल्कुल भी पास नहीं करती है, यानी कि जिसके आर पार हमको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, ऐसे मटेरियल्स को ओपैक मटेरियल्स कहते हैं। ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स आर मटेरियल्स through which light passes completely. In other words, we can say that transparent materials are materials through which we can see clearly and distinctly. Translucent materials are materials through which light passes partially. In other words, translucent materials are materials through which we can see partially. Opaque materials are materials through which light does not pass at all. Opaque materials are materials through which we cannot see at all. Transparent materials examples हो गए ग्लास, टिन, प्लास्टिक, एयर एटसेट्रा, इनके थ्रू लाइट पास करती है और हम आर पार देख पाते हैं। ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स के एग्जांपल्स हो गए ऑयली पेपर, तेल लगा हुआ कागज, थिक प्लास्टिक, मोटा प्लास्टिक, रब्ड ग्लास, घिसा हुआ शीशा, इसके आर पार हमको दिखता तो है लेकिन धुंधला दिखता है। देन ओपैक ऑब्जेक्ट के एग्जांपल्स हो गए वुड, लकड़ी, मेटल, कोई भी मेटल, धातु, थिक पेपर, मोटा कागज, इस कार पर हमको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। चलिए अगली जो प्रॉपर्टी है वो है रफनेस की। इसके बेसिस पर हम लोग टच के बेसिस पर किसी चीज को डिसाइड करते हैं रफ है या स्मूथ है, तो रफनेस के आधार पर मटेरियल्स दो तरह का होगा, रफ मटेरियल्स एंड स्मूथ मटेरियल्स। रफ मटेरियल्स वो होते हैं जो हमको इस टच में रफ लगते हैं, यानी कि उबड़ खाबड़े लगते हैं ना, वो हो गया रफ मटेरियल्स। फॉर एग्जांपल रोड, जिस रोड पर हम लोग चलते हैं वो रफ होता है, उसका सरफेस रफ होता है। स्मूथ मटेरियल का एग्जांपल हो गया मार्बल, मार्बल का जो सरफेस होता है वो स्मूथ होता है। अगली प्रॉपर्टी है कंडक्शन ऑफ हीट, यानी कि किसी मेटेरियल के थ्रू हीट पास करेगा या नहीं करेगा। बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जिनके थ्रू हीट जो है इजीली पास करता है, बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जिनके थ्रू हीट इजीली पास करता है ना। ऐसे मटेरियल्स को हम लोग कहते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट। क्या कहते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके थ्रू हीट तो पास होता है लेकिन बहुत स्लोली पास होता है और बहुत लिटिल अमाउंट में पास होता है। ऐसे मटेरियल्स को हम लोग कहते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। और बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसके थ्रू हीट बिल्कुल भी पास नहीं करता है, उनको कहते हैं हम लोग बैड कंडक्टर ऑफ हीट। गुड कंडक्टर ऑफ हीट के एग्जांपल्स हो गए मेटल्स, जैसे कि आयरन है, आपके घर में लोहे वाली कढ़ाई होगी, एल्युमिनियम के कुकर होंगे, प्रेशर कुकर, या फिर और भी कई तरह के कुकिंग पॉट्स होंगे। ये सब मेटल्स के बने हुए हैं, तभी तो नीचे जो गैस चूल्हा आपका जलता है उसकी हीट बर्तन में और फिर बर्तन में से वो हीट पास होकर के चला जाता है उसके अंदर जो भी फूड आइटम हम बनाते हैं कुक करते हैं उसके अंदर, यानी कि हीट को कंडक्ट करता है। फ्लेम तो लगता है नीचे, लेकिन आप अपने तसला का बर्तन का ऊपर का हिस्सा टच करते तब भी आपका हाथ जलता है, यानी कि नीचे से हीट ऊपर तक चला गया है ना। तो ये हो गया गुड कंडक्टर ऑफ हीट।
पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, आपने देखा होगा कि जैसे बहुत सारे बर्तन हैं, उनके जो हैंडल्स होंगे उनमें लकड़ी लगी होगी या फिर प्लास्टिक लगी होगी, है ना। तो शुरू में आपको उसको टच करने में, उसको पकड़ करके बर्तन को उतारने में या चढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जब खाना पकने पर आता, अपने पिक पर होता, उस समय जब आप उस हैंडल को छूते हैं तो जो शुरू में उसका टेम्परेचर था, उससे उसका टेम्परेचर थोड़ा अधिक लगता है। बेशक हाथ नहीं जलता है, बियरेबल हीट होता है, बट वो भी हीटअप होता है, यानी कि आप उसको छू सकते हैं, हाथ आपका जलेगा नहीं, आप उसकी हीट को बर्दाश्त कर सकते हैं, पर फिर भी वो कुछ हद तक गर्म हो गया है। इसका अर्थ है कि वो है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि हीट को कंडक्ट किया है लिटिल अमाउंट में और वेरी स्लोली किया है। देन है बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इसको इंसुलेटर ऑफ हीट भी बोला जाता है। ऐसे मेटल्स हैं जिनके आर पार बिल्कुल भी हीट कंडक्ट नहीं होता है। ये हो गया बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ऐसे बहुत सारे हीटिंग मटेरियल्स हैं, अंदर कॉइल्स लगे होते हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हैं, वो अंदर गर्म होता है, बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है उसकी वजह से, लेकिन बाहर से उसको बॉडी को आप टच करते हैं तो आपको हीट का एहसास नहीं होता है। इसका अर्थ है वो हीट को ट्रांसफर नहीं कर रहा है ना, वो हीट का इंसुलेटर है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। अब हम बात करते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी की वजह से किसी मेटल के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास करती है। इसके बेसिस पर मेटल्स तीन तरह का हो गया, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर ऐसे मटेरियल्स को कहते हैं जिन मटेरियल के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट इजीली पास होता है, और ऐसे मटेरियल के वायर्स बनाए जाते हैं, जैसे कि कॉपर है, एल्युमिनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है। तो ज्यादातर वायर आपने जो देखे होंगे कॉपर एल्युमिनियम के देखे होंगे, ये कंडक्टर से इनके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट इजीली पास होता है। देन है सेमीकंडक्टर, ऐसे मटेरियल जिनके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होता है बट पार्शियली पास होता है, स्लोली पास होता है और लिटिल अमाउंट में पास होता है। ये ऐसे मटेरियल्स को कहते हैं सेमीकंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सेमीकंडक्टर कहते हैं। देन इंसुलेटर्स, जिनके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट बिल्कुल भी पास नहीं करता है। जो आप कॉपर की वायर है उसके ऊपर आपने देखा होगा प्लास्टिक या रबर की कोटिंग होती है। प्लास्टिक और रबर की कोटिंग के ऊपर से आप जब वायर को टच करते हैं आपको इलेक्ट्रिक करंट का झटका नहीं लगता है। धीरे का झटका जोर से भी नहीं लगता, जोर का झटका धीरे से भी नहीं लगता, कोई झटका नहीं लगता है आपको। इसका कारण है कि उसके अंदर से फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिक करंट बाहर नहीं आ पा रही है, यानी कि वो जो कोटिंग है प्लास्टिक या रबर की वो उस इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं कर रहा है, तो वो इंसुलेटर है। इसी तरह आपके जो बोर्ड में मटेरियल लगा होता है, स्विच बोर्ड में, वो मटेरियल भी अंदर के इलेक्ट्रिक करंट को बाहर नहीं आने देता है। तो ये हो गया इंसुलेटर्स। नेक्स्ट है अट्रैक्शन टुवर्ड्स मैग्नेट्स, मैग्नेट्स की तरफ अट्रैक्ट होना, आकर्षित होना। इसके बेसिस पर मटेरियल्स दो तरह का हो गया, मैग्नेटिक मटेरियल्स एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक मटेरियल्स वो होते हैं जो किसी भी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स वो होते हैं जो किसी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन मैग्नेटिक मटेरियल है बट वुड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंबस्टिबिलिटी। एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी की वजह से कोई सब्सटेंस बर्न करने लगता है, यानी कि कंबस्टिबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ इट स्टार्ट्स बर्निंग। कंबस्टिबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट स्टार्ट्स बर्निंग। कंबस्टिबिलिटी किसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो मटेरियल जलना शुरू कर देती है। तो कंबस्टिबिलिटी के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो होगी कंबस्टिबिलिटी एक प्रॉपर्टी होती है। कंबशन का अर्थ है बर्निंग, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग इज कॉल्ड एज कंबशन। जो सब्सटेंस बर्न करता है उसको कहते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस, यानी कि द सब्सटेंस व्हिच कैन बर्न इज कॉल्ड एज कंबस्टिबल मटेरियल, कंबस्टिबल सब्सटेंस। जैसे लकड़ी हम जलाते हैं, लकड़ी जो है कंबस्टिबल मटेरियल है, लकड़ी जो जलता है यानी कि लकड़ी का कंबशन होता है, यानी कि लकड़ी के अंदर कंबस्टिबिलिटी की प्रॉपर्टी है। तो ये हो गए सारे के सारे प्रॉपर्टीज जिनके बारे में हमने यहाँ पर अब डिस्कस किया, और यहीं पर ये चैप्टर द एंड होता है। चैप्टर के रिलेटेड
ईच एंड एवरीथिंग को हमने डिस्कस कर लिया है। अब जब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे तब हम नेक्स्ट चैप्टर 5 पढ़ेंगे। तब तक यह आपकी जिम्मेदारी है कि चैप्टर 4 पर शुरू से अंत तक वर्ड टू वर्ड कॉमा बाय कॉमा पढ़ करके आप उसको अच्छी तरह से समझें, इंपॉर्टेंट थिंग्स को अंडरलाइन करें, उसको याद करें। हर लाइन से क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस को आप तैयार करें और फिर उनके आंसर्स को भी तैयार करें। अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है तो इमीडिएटली बिना शर्म लिहाज झिझक किए हुए, बिना शर्माए, बिना हिचकिचाए, बिना झिझकाए आप मुझे जरूर कांटेक्ट करें। आई विल बी देयर टू हेल्प यू सूनर और लेटर।